हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, जो 2023 में आया था। आगे हम इसे बीएसए कह के ही रिफर करेंगे। उसकी लेक्चर सीरीज, हम इस सीरीज में 25 से 30 लेक्चर में पूरे बैराक को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ये आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी, एपीओ, नेट के लिए, बार के लिए, किसी भी चीज के लिए, या सेमेस्टर एग्जाम्स। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने का ये काम परफेक्टली करेंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन लेक्चर। इस सीरीज के आगे लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे और पूरे बैराक सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अगर हम बीएसए की बात करें तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रिलिमिनरी पार्ट 1, जिसके अंदर एक ही चैप्टर है और एक ही सेक्शन है, प्रिलिमिनरी। पार्ट 2 है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, इसके अंदर चैप्टर 2 है जिसके अंदर आता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। पार्ट 3 है ऑन प्रूफ, प्रूफ से रिलेटेड है। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, 3, 4, 5 एंड 6, जिनके नाम है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या फिर ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, की बेसिकली प्रूफ से रिलेटेड है। एंड पार्ट 4 है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, इसके अंदर चैप्टर 7 to 12 है। बर्डन ऑफ प्रूफ, एस्टोपल, विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, एंड रिपील एंड सेविंग्स। टोटल 4 पार्ट है, 12 चैप्टर है, 170 सेक्शन है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। पहले 3 अलग एक्ट्स थे, एविडेंस था, सीआरपीसी था, और आईपीसी था। उसकी जगह अब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आ चुके हैं। ठीक है, तीनों की डेट सब कुछ सेम है, हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे एविडेंस की। हम इस लेक्चर सीरीज में बीएसए के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, क्योंकि वो नया लॉ है। काफी कुछ रिपील हुआ है पुराने वाले में, काफी कुछ नया ऐड हुआ है। एक सेपरेट लेक्चर हम एंड में पढ़ेंगे जिसमें हम दोनों के बीच के सारे डिफरेंसेस बहुत डिटेल में देखेंगे, ताकि आपका वो रिवीजन भी एक ही जगह हो जाए। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लेक्चर को लाइक करना, एंड इफ एनीवन अराउंड यू इज स्टडीइंग, उसके साथ शेयर जरूर करना। तो कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा 4 पार्ट है, 12 चैप्टर है, 170 सेक्शन है। ठीक है, प्रियम्बल क्या है इसका? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ठीक है, दिस इज फेयर। इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना था, उसकी अगर बात करें तो 1872 में इनैक्ट किया गया था। फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को। हालांकि बीएसए की अगर हम बात करें तो 11 अगस्त 2023 को, हालांकि अगर हम बीएसए की बात करें तो 11 अगस्त 2023 को बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। 12 अक्टूबर 2023 को बिल विड्रॉ कर दिया गया था और उसकी जगह ले ली थी नए बिल्स ने। ठीक है, नए अपडेटेड बिल्स ने। 28 दिसंबर 2023 बिल लोकसभा में पास हुआ, 21 तारीख को राज्यसभा में, एंड फाइनली 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था इसे। एंड 1 जुलाई 2024 एक्ट केम इनटू फोर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पास कब हुआ था, वो डेट्स ये हैं, और फाइनली केम इनटू फोर्स अगर पूछा जाए तो वो 1 जुलाई 2024 है। बीएसए 2023 देख के कंफ्यूज मत होना, केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई। एंड ये याद रखना आसान है, तीनों नए एक्ट के लिए ये डेट सेम है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एविडेंस क्या, लॉ क्या है, एविडेंस एक्ट क्या है। ठीक है, एविडेंस रिफर्स टू एनीथिंग दैट इज नेसेसरी टू प्रूव अ सर्टेन फैक्ट। कोई भी चीज जो किसी एक फैक्ट को, किसी बात को साबित करने के लिए जरूरी है, उसे हम एविडेंस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में सबूत कहते हैं। राइट, कोई भी चीज जो किसी और बात को, किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए जरूरी है। ओके, दस एविडेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रूफ। किसी चीज को प्रूव करने का कोई मीन है। Facts have to be proved before the relevant laws and its provision can be applied. फैक्ट को आपको जो भी रेलेवेंट लॉ है उसके सामने साबित करना पड़ता है। अगर हम कह रहे हैं किसी का मर्डर हो गया तो हमें कुछ फैक्ट साबित करने पड़ेंगे, ताकि वो जो रेलेवेंट लॉ है जो मर्डर से डील करता है वो उस पर आगे चल के फैसला लिया जा सके। ठीक है, ताकि वो लॉ को अप्लाई किया जा सके। It is evidence that leads to authentication of facts and in the process helps in rationalizing an opinion of the judicial authority. ये काम करता कौन है? एविडेंस। एविडेंस जो है उन फैक्ट्स को ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करता है और जुडिशियल अथॉरिटीज का एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प करता है कि देखो क्या हुआ था। क्या सिर्फ मर्डर हो गया कहना तो काफी नहीं है, कुछ फैक्ट आपको साबित करने पड़ेंगे, कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे, जिसकी बेसिस पे जज एक डिसीजन बनाएंगे और जो रेलेवेंट लॉ है उन्हें अप्लाई करेंगे। The law of evidence helps prevent long drawn inquiries and prevents admission of excess evidence than needed. लॉस क्यों जरूरी है? ताकि एंडलेसली कोई कुछ भी सबूत में लेके थोड़े चला आएगा। कुछ नियम कायदे होने जरूरी है कि क्या चीज एविडेंस में मानी जाएगी, किस चीज को एविडेंस कंसिडर करेंगे, किसको नहीं करेंगे, प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। एक सिस्टम देने के लिए एविडेंस एक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
फंक्शंस ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस आर टू फोल्ड, मेनली दो काम होते हैं। पहला, टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। पहली बात तो ये देखना कि कुछ फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नहीं एग्जिस्ट करते हैं। सबूतों के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे इस बात को असर्टेन करना। और दूसरा, टू अप्लाई द सब्सटैंटिव लॉ टू द असर्टेन फैक्ट्स एंड टू डिक्लेयर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। सिंपल सी भाषा में बोले तो एक कोर्ट का काम क्या है? कोई बात सामने उठी, किसी का मर्डर हुआ, अब इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, उन्हें प्रूव किया जाएगा एविडेंस के बेसिस पे। तो कोर्ट देखती है कौन सी चीज फैक्ट है, कौन सी नहीं है, एक्सेट्रा। एंड उस बेसिस पे सब्सटैंटिव लॉ जो है, जो हमारा मर्डर से डील करता हुआ लॉ है कि कोई मर्डर करेगा तो क्या सजा होगी, एक्सेट्रा, उसको अप्लाई करते हुए उन फैक्ट्स के बेसिस पे जो भी पार्टीज हैं उनकी राइट्स को डिक्लेयर करेगी। ठीक है। फॉर दिस, ये काम करने के लिए द कोर्ट हैव टू कलेक्ट, परस्यू, एनालाइज एंड सिफ्ट द एविडेंशियल मटेरियल ब्रॉट बिफोर इट। ये काम सही तरीके से हो सके इसके लिए जरूरी है कि कोर्ट जो है एविडेंस को कलेक्ट करे, परस्यू करे और एनालाइज करे। ठीक है। This means whereby the court informs itself of the existence of these facts is called evidence. Basically, कोई भी चीज जिसके चलते जो फैक्ट है उस मुद्दे से जुड़ा हुआ, उस तथ्य को प्रूव किया जाए या साबित किया जाए, कोई भी ऐसी चीज, उसे हम एविडेंस कहते हैं। दिस इंट्रोडक्शन इज बेसिकली टेलिंग यू अबाउट कि एविडेंस है क्या। सिर्फ लॉ पढ़ना काफी नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एविडेंस एग्जैक्टली किस बारे में है, चीज क्या है। सब्सटैंटिव और प्रोसीजर लॉ में देखो क्या फर्क होता है। ये वर्ड कई जगह सुनोगे, इसका मीनिंग पता होना जरूरी है। लॉ में बी डिवाइडेड इनटू सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। कैसे? सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? लॉज बाय विच राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज आर डिफाइंड। वो लॉ जो आपके राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, सिंपली वो। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी। प्रोसीजरल क्या होता है? लॉ विच प्रिस्क्राइब द मोड बाय विच द एप्लीकेशन ऑफ सब्सटैंटिव लॉ इज रेगुलेटेड, सीआरपीसी। आईपीसी सीधे सीधे बताता है कि ये कानून है, ये आपका हक बनता है, ये होता है, इस केस में ऐसा होगा, उस केस में वैसा होगा। सीआरपीसी प्रोसीजर बताता है जिसके थ्रू ये जो सब्सटैंटिव लॉ है ये रेगुलेट होता है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, कैसे तहकीकात होगी, क्या होगा, एक्सेट्रा। ठीक है। तो सब्सटैंटिव लॉ जो आपके राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी बताते हैं, एंड प्रोसीजरल वो लॉ जो मोड बताते हैं, तरीका बताते हैं कि कैसे ये सब्सटैंटिव लॉ एप्लीकेशन में आएंगे और रेगुलेट होंगे। प्रोसीजरल लॉ जो है इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। ए, रूल्स डीलिंग विद वेरियस प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन कोर्ट। क्या रूल्स हैं, प्रोसीजर है, कोर्ट में क्या फॉलो होगा, किस तरीके से काम होगा। और बी, रूल्स डीलिंग विद द मोड ऑफ प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस और अदरवाइज ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। तो यानी प्रूफ से रिलेटेड, किसी भी राइट, ड्यूटी या लाइबिलिटी से रिलेटेड, कोई सबूत देने से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं, और यही हमारा एविडेंस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन इज द एनफोर्समेंट ऑफ सम राइट और लाइबिलिटी। हर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन का एक ही इंटेंशन होता है, फाइनल ऑब्जेक्टिव एक होता है कि किसी का कोई राइट है, लाइबिलिटी है, उसको एनफोर्स करना, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है उसको न्याय देना, राइट। दिस इनवेरिएबली डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्ट। अब ये बात ऑब्वियसली किसी फैक्ट पे डिपेंड करती है। अब ये मैं घुमा फिरा के 10 बार नहीं बोलूंगी, आप कॉमन सेंस में समझ गए। आप कोर्ट में गए हो कोई प्रॉब्लम लेके, तो कुछ फैक्ट होंगे जिसके बेसिस पे ही कोर्ट फैसला लेगी, कुछ सबूत होंगे, वही होते हैं आपके एविडेंस। ठीक है। लॉ ऑफ एविडेंस इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर ascertaining द controverted question of fact in judicial inquiry. It is basically a procedural law with overtones of substantial law. Actually इसको adjective law बोलते हैं, बट मैं यहाँ पे दूसरे सेंस में बात कर रही हूँ, इसलिए लिखा है। नॉर्मली एविडेंस को एडजेक्टिव लॉ में रखा जाता है। बात इतनी सी है, कोई चीज है, लॉ ऑफ एविडेंस क्या होता है? सिस्टम ऑफ रूल्स जिसके थ्रू फैक्ट्स को असर्टेन किया जाता है, जिसके बेसिस पे आगे चल के फैसले होते हैं। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? लॉन्ग आंसर कभी कभी लिखने को आते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है। रोल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इन प्रोसीडिंग। क्या रोल है? द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस आर जनरली द सेम इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केस और क्रिमिनल केस हो, ज्यादातर एविडेंस सेम तरीके से अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मेथड प्रूविंग दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज डेड इन रेस्पेक्ट टू अ सिविल केस। अब डेथ तो दोनों केस में हो सकती है। सिविल केस में कैसे हो सकती है? उस इंसान की कोई वसीयत थी, कोई विल थी, उससे रिलेटेड। और क्रिमिनल केस, किसी पे मर्डर का चार्ज लगाए, सो डेथ दोनों केस में हुई है, वन इज सिविल, वन इज क्रिमिनल। तो जो भी मेथड है टू प्रूव दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज डेड कैन बी सिमिलर। द मेथड प्रूविंग बर्डन ऑफ प्रूफ इज सेम इन बोथ, बट देयर इज अ डिफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ एविडेंस। ठीक है। कुछ सर्टेन सेक्शन होते हैं जो सिर्फ सिविल पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि एस्टोपेल, ये हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। और कुछ होते हैं जो सिर्फ क्रिमिनल पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि कन्फेशन। तो एविडेंस सिविल क्रिमिनल दोनों केसेस पे अप्लाई होता है एविडेंस एक्ट। और कुछ सेक्शंस होते हैं जो सिर्फ सिविल पे होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ क्रिमिनल पे। ठीक है।
अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर कभी आपको डिफाइन करने को आ जाए या एग्जाम में आ जाए तो कैसे हैंडल करोगे। द वर्ड एविडेंस इज डिराइव्ड The word evidence is derived from Latin word evident or evider, which means to show clearly, to discover clearly, to ascertain or to prove. बहुत सिंपल सी बात है, लैटिन वर्ड एविडेंस से आता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ रूल्स ऑफ एविडेंस इज, ऑब्जेक्टिव कभी पूछ लें, मोस्टली देखो मैं ये क्यों पहला लेक्चर बना रही हूँ, ज्यादातर सेमेस्टर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, इन इम्पोर्टेंस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना आना चाहिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ रूल्स ऑफ एविडेंस इज टू हेल्प द कोर्ट्स टू असर्टेन द ट्रुथ, कोर्ट को सच्चाई असर्टेन करने में हेल्प करे, टू प्रिवेंट प्रोट्रैक्टेड इंक्वायरी, बेवजह की लंबी इंक्वायरीज ना हो, एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ जजेस विच में रिजल्ट फ्रॉम द एडमिशन ऑफ एविडेंस इन एक्सेस। अगर एक्सेस में फालतू का एविडेंस कुछ भी एविडेंस के नाम पे चलाएगा कोर्ट में, तो उस केस में जजेस के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके लिए भी कंफ्यूजिंग होगा। Thus, the Indian Evidence Act 1872, जो अब BSA हो चुका है, was passed with the main object of preventing indiscipline in the admission of evidence by enacting a correct and uniform rule of practice. तो बेसिकली एक कानून बना दिया गया, सबूत के नाम पे क्या चीज कोर्ट में आएगी, क्या नहीं आएगी, कैसे आएगी, क्यों आएगी, क्या कंसिडर होगा, एक्सेट्रा, कुछ नियम कायदे बना दिए गए। There are three main principles which underline the law of evidence. क्या है? पहला, evidence must be confined to matters in issue. जो मुद्दा है, जो मैटर इन इशू है, evidence must be related to that only. Hearsay evidence must not be admitted. Hearsay मतलब होता है सुना सुनाया, मैंने आपको डायरेक्ट बताया कुछ, ये डायरेक्ट एविडेंस है, पर आपने कहीं से सुना था और कहीं आया, जैसे बॉलीवुड गॉसिप होती है, सूत्रों से पता चला, तो वो नहीं, वो हेयरसे होता है, तो हेयरसे एविडेंस नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। एक है कि मेरे पास डायरेक्ट वीडियो है किसी का किसी को चाकू मारते हुए, ठीक है, और दूसरा कि मैं बोल के बता रही हूँ मैंने देखा था, दोनों में फर्क है। बेस्ट एविडेंस है हमारे पास, प्रॉपर सबूत है, वीडियो है, तो मेरी गवाही गलत नहीं है, बट दैट इज द बेस्ट एविडेंस, तो वो देना चाहिए। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। जल्दी से हम कंटेंट्स देखते हैं एक बार, बाकी हम फर्दर लेक्चर्स में एक एक सेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट 1, चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। इसमें बेसिकली आपका टाइटल कहाँ कितने रेंज में अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कमेंसमेंट कब हुआ था, ये सब बताया है और डेफिनेशंस दी हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नेट दे रहे हो, एआईबी दे रहे हो, जुडिशियरी दे रहे हो, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनसे। पार्ट 2 में चैप्टर 2 है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को लेके, यहाँ पे फैक्ट से जुड़ी बातें हैं। इसके अंदर सब हेडिंग्स में है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। आगे बढ़ोगे तो देखोगे एडमिशंस की बात हो रही है, एडमिशन को डिफाइन किया है और उससे रिलेटेड सारी बातें हैं। अगला है स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रेलेवेंट, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, एक्सपर्ट ओपिनियन, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है उस बारे में बात की है। देन आता है पार्ट 3, प्रूफ के बारे में बात हो रही है। चैप्टर 3, फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, कौन से फैक्ट हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 4 ओरल एविडेंस की बात करता है। चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। इसके अंदर ही आता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन आफ्टर डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन मतलब कुछ अज्यूम करना, ठीक है, इसको हम सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। चैप्टर 6 ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, किन केसेस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देता है। पार्ट 4 की बात करें, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, इसके अंडर आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। चैप्टर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्डन ऑफ प्रूफ का बेसिक मतलब होता है कि किसके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि तुम साबित करो। मैं इल्जाम लगा रही हूँ तुमने चोरी की है, तो कौन साबित करेगा? तुम साबित करोगे कि तुमने चोरी नहीं की है, या मैं साबित करूंगी कि तुमने चोरी की है? यू गेट इट? तो किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, उससे रिलेटेड बातें यहाँ पे हैं। उसी में डाउरी, डेथ एंड अबेटमेंट टू सुसाइड करेंटली ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये सब यहाँ कवर्ड है। चैप्टर 8 एस्टोबल की बात करता है। चैप्टर 9 विटनेसेस से रिलेटेड बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चैप्टर 11 इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, एंड चैप्टर 12 रिपील एंड सेविंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे अक्सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं क्योंकि नया एक्ट है, ठीक है, इसी ने पुराने एविडेंस एक्ट को रिपील किया था और नया एक्ट लाए थे। सो वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन। एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन है कि एविडेंस एक्ट और बीएसए किस बारे में है, क्यों आए थे। एक मैं शॉर्ट में और बता दूं, एविडेंस हटा के बीएसए क्यों आया, उसका भी बहुत सिंपल रीजन यही था कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई, 1872 बहुत टाइम हो गया, ठीक है, 100-150 साल के ऊपर निकल गए, तो आपको समाज चेंज हो गया है, अब हम डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं, उन चीजों के हिसाब से रिफॉर्म करने की जरूरत थी। कितनी बार अमेंड कर करके उसमें पॉइंट ऐड करते, और बहुत सी चीजें पुरानी हो चुकी थी, नए समाज में फिट नहीं होती थी। सो टू
make new rules as per the modern Indian society and the new world we are living in, the digital age we are living in. The whole act was repealed and a new BSA came. बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, मेजोरिटी सेक्शन दोनों में सेम है, ज्यादातर सेक्शन नंबर चेंज हो गए हैं, जो यहाँ 3 था वो वहां 5 हो गया है, इस तरीके से। एंड कुछ में कंटेंट चेंज हुआ है, वो सब हम कवर करेंगे, आप परेशान मत हो। हम एक जनरल वे में पूरा बैर एक्ट अच्छे से डिटेल में समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए, ठीक है। एंड लास्ट में हम एविडेंस वर्सेस बीएसए प्रॉपर एक लेक्चर पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको फर्दर लेक्चर्स की भी अपडेट मिलती रहे। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कमेंट, आप हमको टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, पीडीएफ्स एंड कोई भी नोट्स हैं आपको वहां पे मिल जाएंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, ओके। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।